माननीय श्री विवेक के तनखा 24 मिनट। थैंक यू चेयरमैन साहब। जैसे कि माननीय रेल मंत्री जी ने कहा, ये बिल तो बहुत शॉर्ट बिल है, सब्स्टिट्यूट करता है पुराने प्रोविजंस को एक नए एक्ट में एज एन अमेंडमेंट एक्ट, मगर वाइल डूइंग सो बहुत कुछ छूट जाता है। जो छूटा है मैं उसकी बात करूंगा इस बिल में। ये संशोधन विधेयक एक बहुत बड़ा मौका था। मैं आज ये स्पीच श्री जवाहरलाल नेहरू की कही हुई बात से शुरू करूंगा। रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियां और इंजन नहीं है, ये हमारे देश को जोड़ने वाली एक ताकत है। रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियां और इंजन नहीं है, ये हमारे देश को जोड़ने वाली एक ताकत है। आज हम रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर विश्लेषण और बहस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में मेरा मानना है कि ये एक बड़ा सुधार लाने का एक खोया हुआ अवसर है। इंग्लिश में I would say that Indian Railway carries not just passengers but the hopes, dreams and struggles of 1 billion people. रेलवे बजट एक बहुत ही उत्तम शुरुआत होती थी रेलवे की। अब तो वो शुरुआत ही खत्म हो गई है। 1924 से 2016 तक रेलवे का अलग बजट था, जिसमें रेलवे की योजनाएं, खर्च साफ साफ दिखते थे। अब रेलवे का बजट एक आम बजट में मिला दिया गया है, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई है। मुझे याद है पूरा देश मेन बजट से ज्यादा रेलवे बजट के लिए रुका रहता था। हम चाहते थे कि हमको पता चले कि कौन सी नई ट्रेन स्टार्ट हो रही हैं, कौन कौन से स्टेशंस में रुकेंगी, क्या टाइमिंग्स होंगे, क्या नई योजनाएं आएंगी, ब्रॉडवेज, लॉन्ग, कहाँ जहाँ छोटी छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन कब होगी। बहुत सारी बातें हुआ करती थी और जिसकी पूरा देश प्रतीक्षा किया करता था। सर, वो प्रतीक्षा खत्म हो गई है, क्योंकि आपने हमसे शेयर करना ही बंद कर दिया है। मुझे आज याद है लाल बहादुर शास्त्री जी 52 से 66 रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम जी 56 से 62, फिर 67 से 1970 रेलवे मंत्री थे। माधवराव सिंधिया जी 84 से 89 जैसे रेलवे मंत्रियों ने आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाएं और रेलवे विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था। ये सब बहुत बड़े लोग थे, ये इतिहास पुरुष थे सब। ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं। अभी तो इनको मैं एड्रेस कर रहा हूं। ममता दीदी अपने टेन्योर में दुरांतो एक्सप्रेस लेकर आई थी, हमको सबको याद है। नीतीश कुमार जी 1998 से 99, 2001 से 2004 में एंटी कोलिजन सिस्टम जैसे सुरक्षा उपाय पेश किए, जिन्होंने अभी भी देश भर में विस्तारित नहीं किया गया है। उन्होंने अपने 2001 के रेलवे बजट में की स्पीच में उसे रक्षा कवच सिस्टम नाम दिया था। माननीय मंत्री जी, आपने भी कवच की बात की, मत नीतीश जी की बात नहीं की। आपने इसको अपना एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, जो प्रोजेक्ट आज तक हमको सामने दिख नहीं रहा है, क्योंकि रेलवे के कोलिजन्स में कोई कमी नहीं है। मुझे याद है लालू प्रसाद जी 2004 से 2009 उन्होंने बिना किराए बढ़ाए रेलवे को प्रॉफिट मेकिंग इकाई में बदला था। आज सेवा में सुधार के लिए किए बिना किराया बढ़ा दिया जाता है। हमको कोई ऐसा सुधार नहीं दिखता, बट किराया जरूर बढ़ता जा रहा है। लालू जी के उस बजट के लिए उनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इनवाइट किया था, HEC बिजनेस स्कूल ने इनवाइट किया था,
IIM ने बुलाया गया था, पर रेल पे एक चैप्टर भी पढ़ाया गया था। मेरा ये कहना है कि रेलवे का बजट कितना महत्वपूर्ण है और कितने महत्वपूर्ण हाथों में था, वो बात इस सरकार ने बिल्कुल अनदेखी कर दी। बजट ही खत्म कर दिया, पारदर्शिता खत्म कर दी, डिबेट खत्म कर दिया, संसदीय जांच खत्म कर दी। तो माननीय मंत्री जी, मैं ये तो कहूंगा कि ये जो आपका अमेंडमेंट है, ये समस्या का जड़ है। आप कहेंगे कैसे समस्या का जड़ है? क्योंकि आपने रेलवे बोर्ड का सरकारीकरण कर दिया है। अब आप कहेंगे सरकारीकरण कैसे हुआ? रेलवे बोर्ड नाम मात्र की स्वतंत्रता है, एवरीथिंग इज मिनिस्टर ड्रिवन। जो रेलवे बोर्ड की परिकल्पना थी, जो रेलवे बोर्ड के बारे में सोच था, जैसे दूसरी सर्विसेज के बारे में सोच था, दैट दे विल बी ऑटोनमस, फंक्शनली ऑटोनमस, ऑर्गेनाइजेशनली ऑटोनमस, वो चीज अब खत्म हो गई है। नाउ द पब्लिक परसेप्शन इज इट इज मिनिस्टर ड्रिवन। अगर आप विकसित भारत की सोच रखते हैं तो ऑपरेशनली एंड फंक्शनली ऑटोनमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के बिना भारत विकसित कैसे होगा? अगर आप अपने इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर नहीं करेंगे और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो आपका विकसित भारत नहीं बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम सरकारी रिपोर्ट्स का भी कहना है। पब्लिक की भागीदारी एकदम खत्म हो गई है। संसद में कोई निगरानी समिति नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, और हम विकसित भारत की बात करते हैं। अगर आप रेलवे को आगे बढ़ाना चाहते हो, विकसित करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इट शुड बी ओपन टू डिबेट, इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे बोर्ड को ऑटोनॉमी दीजिए, उनको थिंकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाइए। इफ इट इज बिकम्स अ मंत्री ड्रिवन एक्सरसाइज, इट वोंट हैपन, क्योंकि मंत्री जी की भी एक सीमा होती है सोच की। माननीय रेलवे मंत्री जी, मुझे पता है कि आप टेक्नोलॉजी के प्रेमी हैं। मुझे यह भी ज्ञान है कि आप ट्विटर में तुरंत रिएक्ट करते हैं, आपका इनोवेटिव माइंडसेट भी है, मगर आप ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के हैं। आप वो पॉलिटिकल ओपननेस जो एक रेलवे मंत्री की जरूरत है, वो मिसिंग है। मैं इसको बुराई के तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं पब्लिक का परसेप्शन से बात कर रहा हूं। रेलवे में कई बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव की जरूरत है, लेकिन जो रेलवे में इनोवेशन या आधुनिकीकरण चाहिए, भारत अभी उससे वंचित क्यों है? यदि जनता के प्रति नहीं, तो रेलवे बोर्ड किसके प्रति जवाबदेही है? क्योंकि रेलवे बोर्ड से हमको अगर कुछ पूछना भी है, या पहले जो रेलवे बोर्ड की एक ओपननेस होती थी, वो तो समाप्त हो चुकी है। आज ये नहीं मालूम होता है कि रेलवे बोर्ड जनता के प्रति जवाबदेही है कि नहीं। किसी आदर्श सरकार के लिए क्या होता है? यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा की प्राथमिकता होती है। सुरक्षा और सुविधा की प्राथमिकता ही तो सबसे बड़ी आपका मूल कार्य है। बालासोर में 2023 में 296 मौतें हुई ट्रेन एक्सीडेंट से। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस का कोलिजन हुआ 13 अक्टूबर 23 में 13 डेथ्स हुई। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ और अनेक ऐसे घटनाएं हुई। फरवरी माह में महाकुंभ के वक्त भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां पर रेलवे बोर्ड स्थित है। और हमको पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। आज के युग में जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, व्यवस्था है, तंत्र है, मंत्र है, सबके बावजूद ऐसी घटना हमको कैसे हो रही है? कैसे दिख रही है? कुछ दिन बाद होली है, क्या ये दृश्य हमें फिर देखने को मिलेगा? क्या हर त्योहार में यही हाल होगा, चाहे दिवाली हो, होली हो, छठ हो? और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो ओवरलोडेड ट्रेन हम देखते हैं,
जो क्राउडेड स्टेशंस देखते हैं, आज हम किस युग में हैं? और हमने इस 11 साल की जो आपकी सरकार है, आपने क्या अचीव किया? वही तो है जो हम पहले देखते थे, वो आज दिख रहा है। अचीवमेंट क्या है आपका? क्या ये देश, इस दुर्दशा की जिम्मेदारी एक डीआरएम और कुछ चंद अफसरों तक सीमित है? 18 लोगों की डेथ हो जाना, दिल्ली में डेथ हो जाना, सब कुछ सबको पता था कि कुंभ में लाखों हजारों करोड़ लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी क्या अगर ऐसी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कुछ और नहीं, किसी और की नहीं हो सकती? मैं किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि इस देश में गौरवशाली परंपरा रही है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश जी, ममता दीदी ने ऐसे हादसे के बाद अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक मान बढ़ाना होता है। त्यागपत्र देना या देना ना हर व्यक्ति के अपने विवेक की बात है, और मैं उस पे ये बात खत्म कर देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हमने इतना विकास किया, हमने इतना विकास किया। हमने भारत में रेल के विकास जरूर किया, पर भारत के रेल आंकड़ों को चीन के रेल आंकड़ों से तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि चीन ने इंडिया को बेहद पीछे छोड़ा हुआ है। सुनिए, पहली बार संचालन रेलवे का चीन में, भारत में हुआ था 1853 में, चीन में 1878। हमारी नेटवर्क की लंबाई है 70,000 किलोमीटर, चीन की है 1,50,000 किलोमीटर। हाई स्पीड रेल हमारे यहां आज भी निर्माणाधीन है। चीन में 40,000 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल निर्माण ट्रेन ट्रैक है। औसत एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50.16 किलोमीटर पर घंटा 2019-12 से 51.1 किलोमीटर पर घंटा 23-24 में हुआ हमारा। चीन का 140 से 160 किलोमीटर घंटा की औसत स्पीड है सर। औसत मालगाड़ी की गति 23.6 किलोमीटर पर घंटा 19-20 और 23-24 के बीच की बात बता रहा हूं मैं। चीन में मालगाड़ी की स्पीड है 120 किलोमीटर पर घंटा औसत स्पीड। माल ढुलाई की मात्रा, हम 500 करोड़ की माल ढुलाई करते हैं टन की, चीन 1000 करोड़ का करता है टन की। यात्रियां, हम 800 करोड़ यात्री एनुअली अपने ट्रेन में ले जाते हैं एज पैसेंजर्स, वहां 2000 करोड़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय चीन, हमारा कनेक्शन क्या है? हम पाकिस्तान से कनेक्टेड थे, वो बंद हो गया। नेपाल की सीमा तक ही ट्रेन जाती है, अंदर आगे नहीं जाती है। बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। चीन यूरोप से कनेक्टेड है, लाओस से कनेक्टेड हो रहा है, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो मेरा ये कहना है कि हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमको इन मापदंडों के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे से कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं उनके मापदंड क्या है, मेरे मापदंड क्या है, और हम कितने पीछे हैं। आपका 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर क्या था? 0.32, जो आपके रेलवे के मापदंड से मेजर होता है। 21-22 में बढ़कर 0.66 हो गया, जो 107% की बढ़ोतरी है एवरेज फेयर पर पैसेंजर। तत्काल टिकट और डायनेमिक किराया में ज्यादा पैसा देने पड़ते हैं, 2000 का 6000 तक देना पड़ता है, जैसे फ्लाइट में होने लगा है। क्या सरकार प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन कर रही है? रेलवे इज अ पब्लिक कैरियर, क्या आप प्राइवेट कंपनी से कॉम्पीट करना चाहते हैं? प्लेटफॉर्म टिकट, कैंसिलेशन फी, रिजर्वेशन फी सब बेहद बढ़ चुके हैं। वंदे मातरम दिल्ली कानपुर की औसत गति 83 किलोमीटर घंटा है, वो तो आपका प्रोजेक्ट है, जिसका किराया 1195 रुपीज है, जबकि शताब्दी की स्पीड 82 किलोमीटर घंटा है, जिसका किराया 840 रुपए है। क्या फर्क है? 200 रुपए का 200 फर्क है, मगर
स्पीड में क्या फर्क है? एक